हरि हरि का हरि धरि कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपे कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगा। द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगा। चतुर्दश नदी शेषा स्वपर्गा। देव नद चतुर्दश नदी सहस्त्र परिव्रता गंगा सिंधवा दयो नद। भर्तः षड्विंश योजन सति विस्तारा 60 मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। तृतीय अध्याय में हम लोक की रचनाएं, अधोलोक के बाद अब ऊर्ध्व लोक की रचना, अधोलोक के बाद अब मध्य लोक की रचना के बारे में हम समझ रहे हैं। इकतीस 32 सूत्र हो गए हमारे, 32 सूत्र हो गए हैं कंप्लीट। और इस अध्याय में कितने सूत्र हैं? 39 सूत्र हैं। तो अब हमारे 7-8 सूत्र ही बचे हैं, उसके बाद हमारा ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। इस पूरे अध्याय में हम जो समझ रहे हैं, थोड़े से हम जो 32 सूत्र चले हैं हमारे, उसके आधार से थोड़े प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। उसके बाद फिर हम आगे के सूत्र लेंगे। हाँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर देना है आप लोगों को। जम्बू द्वीप पे कितने क्षेत्र हैं? सुलोचना आंटी। 7 क्षेत्र है। बिल्कुल ठीक है। 7 क्षेत्रों के नाम क्या हैं, वो याद है आपको? नाम तो भूल जाइए। भर- भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र और हिरण्य क्षेत्र। हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ये 7 क्षेत्र हैं बराबर क्षेत्र। ना। इनको वर्ष भी बोला है, इसीलिए देखो जगत में भी प्रचलित है ना भारतवर्ष। तो ये यहाँ से निकला है, वर्ष और वर्षधर। वर्षधर किसे कहा? पर्वत कोई, हाँ, पर्वत से वर्ष। वर्षधर पर्वत को कहा। ठीक है, सही बोला आपने। अब भरत क्षेत्र के कितने खंड हैं अभिलाषा जी? कितने खंड हैं और कैसे? अभिलाषा जी अनम्यूट कीजिए अपना। हम्म नहीं दीदी, मेरे को नहीं आइडिया, वो पहले ही से हैंड था, मैं पीछे हूँ बहुत अभी इस समय। चलिए, सरिता जी बोलिए।
जय जैन दीदी। हम्म। भरत क्षेत्र के बस 6 खंड हैं। 5 मलेच्छ खंड और एक आर्य खंड। हाँ, तो ये खंड विभाजित कैसे हुए? ये खंड जो भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु नदी निकली है उसके हम्म। कारण विभाजित हुई। और बीच में ऐरावत पर्वत भी आता है, ये विजयात पर्वत आता है, हाँ, तो उससे भी। ठीक, बिल्कुल सही और बताया आपने। बहुत दिनों आप कहाँ गायब थे अभी इतने दिनों से? दीदी मेरी सासू जी शांत हो गई हैं, तो उसमें पहले वो अस्पताल में एडमिट रही, सीरियस रही, फिर बाद में तो पूरा 1 महीना निकल गया उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए। कल्पवृक्ष कैसे हैं और कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? कल्पवृक्ष कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? मंजू जी। कल्प वृक्ष दीदी 10 प्रकार की है। हम्म। और नाम तो मैं पढ़ के बता पाऊंगी, ऐसे नहीं नहीं, बता दो पाऊंगी। चार, दो चार भी बताएंगे तो चलेगा। हाँ, वस्त्रांग है, तुरांग है, मध्यांग है, इस तरह करके हैं वो। ठीक है। जिसमें वस्त्र मिलते हैं, हम्म। वाद्य यंत्र मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं। बस बस, ठीक है, ठीक। इस तरह से 10 प्रकार के कल्पवृक्ष है। मध्य लोक में क्या क्या है? मध्य लोक में क्या क्या है? वंदना जी। जय दीदी। मध्य लोक में कृष्णाणी है, जम्मू द्वीप है जिसमें हम सभी लोग रहते हैं। और क्या है? सुमेरु पर्वतीय मध्य लोक में है। हम्म। और और दीदी याद नहीं आ रहा अभी। चलिए, सुषमा जी बोलिए। पूरा एक सूत्री इसी के लिए आया था, मध्य लोक में क्या क्या है उसके लिए। सुषमा जी अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ, अब कर। हम्म। दीदी मध्य लोक में द्वीप है, समुद्र है, हम्म। जम्बू द्वीप है, और ये पर्वत पर्वत भी है। और ये इसका पूरा मतलब अ, अ, द्वीप हो गया, समुद्र हो गए, सरोवर है, और देवियां भी रहती है। ये सब है। मानुसोत्तर पर्वत है, और घात की खंड, ये सब मतलब द्वीप है, और असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। बस ये और एक ही उसमें लाइन में, यही एक लाइन में सब उत्तर आ गया। असंख्यात हम्म द्वीप और समुद्र है, बस उसमें सब आ गया। असंख्यात द्वीप। क्योंकि अपना सूत्र है ना, जम्बू द्वीप लवणो दादय शुभ वो नामानो देश द्वीप शुभ समुद्र। मानो द्वीप समुद्र। हाँ। हाँ, तो जम्बू द्वीप ऐसे शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप और हम्म समुद्र, बस इतना सा उत्तर चाहिए था। अच्छा, द्वीप के नाम याद है किसी को? हम्म 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 हम्म। हम्म। मैंने लिखवाए थे, तो वो किसने लिखे हो तो लिख के पढ़ के भी बोल सकते हैं। द्वीपों के नाम, रेखा जी। जय जैन दीदी। हम्म। दीदी वो मध्य लोक के मध्य में जम्बू द्वीप है, उसके घेरे हुए लवण समुद्र, उसके चारों तरफ घात की खंड द्वीप, उसके चारों तरफ कालोदधी समुद्र, उसके चारों तरफ पुष्करवर द्वीप, उसके चारों तरफ पुष्करवर द्वीप समुद्र। इसी प्रकार वारुणीवर द्वीप, फिर वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इच्छुवर द्वीप, इच्छुवर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र। इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तथा अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र हैं। ये तो ठीक बोला आपने। पर ये द्वीपों के पूरे नाम और किसी ने लिखे हों तो वो पढ़कर भी बोल सकते हैं। पूरे नाम नहीं आए ना अभी।
किसने लिखे थे? हमने तो 16 लिखवाए थे ना। हाँ, ललिता जी बोली। हम्म। हम्म। लवण समुद्र, धात्विखंड, लवण समुद्र, पुष्कर समुद्र पहली और बात तो ये है, वारुणी समुद्र तो पूछा ही नहीं है हमने, केवल द्वीप ही पूछ रहे हैं। हम्म। हम तो समुद्र बोलते जा रहे हैं, केवल द्वीप के नाम बताना है। आदि, जम्बूद्वीप हम्म। फिर लिखे नहीं है भाई। पुष्कर द्वीप, नहीं, वारुणी द्वीप, द्वीप। ये छोड़ दिया। चलिए विमलेश जी बोली। जय जय जिन दीदी। जम्बूद्वीप, हम्म। दूसरे नंबर का धात्विखंड, हम्म। तीसरा पुष्कर द्वीप, चौथा बारूनीवर द्वीप, पांचवा क्षीरवर द्वीप, छठा घृतवर द्वीप, सातवां इक्षुवर द्वीप, आठवां नंदीश्वर द्वीप, नौवां अरुणवर द्वीप, 10वां अरुणाभास द्वीप, 11वां कुंडलवर द्वीप, 12वां शंखवर द्वीप, 13वां रुचकवर द्वीप और 14 भुजंगवर द्वीप, 15वां पुष्वर द्वीप और 16वां क्रोचवर द्वीप और लास्ट में अंतिम एक शंभुरमन द्वीप बताया था दीदी आप। वो उसके 16 अलग नाम लिखवाए थे ना, ये तो आपने हाँ बिल्कुल सही बोले हैं, 16 नाम। लेकिन हाँ अंतिम जो द्वीप समुद्र है उसके 16 नाम किसी ने लिखे हैं क्या? दीदी लिखवाए दीदी नहीं मेरे थे। मेरे सामने नहीं लिखवाए नहीं लिखवाया थे आपने दीदी दीदी। आपने। नहीं दीदी, लिखा उसके ही नहीं। आप बोल रहे थे लिखवाए दीदी नहीं यही थे। नाम होते हैं फिर लास्ट में भी चलिए यही ठीक है। बोला था आपने। ठीक है, हाँ। अंतिम में स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप, स्वयंभू रमण द्वीप है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? जम्बू वृक्ष की वजह से। हाँ, जम्बू सुषमा वृक्ष जी है जवाब इसका। जम्बू वृक्ष के कारण जम्बू द्वीप नाम जम्बू पड़ा है। वृक्ष की। ठीक है। जम्बू द्वीप, जम्बू वृक्ष कैसा होता है बबीता जी? चलिए मंजू जी बोलिए। दीदी पृथ्वी का एक होता है। हम्म। पृथ्वी का एक होता है, अकृत्रिम होता है और शाश्वत होता है। जम्बू जो वृक्ष है वो पृथ्वी का एक अकृत्रिम और शाश्वत है। देखो, जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर जम्बू द्वीप, जम्बू वृक्ष अपने परिवार सहित रहता है। और वो जम्बू वृक्ष अकृत्रिम और शाश्वत है ना, और पृथ्वी का है। ऐसे के ऐसे ही जो घातकी खंड है, वहां पर घातकी वृक्ष है। उस घातकी खंड का नाम घातकी खंड इसलिए पड़ा क्योंकि वहां घातकी नाम का वृक्ष है। वो भी अपने परिवार सहित रहता है, और वो भी वनस्पति काय है, और वो भी अकृत्रिम है, और वो भी शाश्वत। ऐसे ही पुष्कर पृथ्वी का द्वीप एक। में भी ऐसा ही है। वहां पर पुष्कर नाम का वृक्ष है, उसके कारण हम्म। इसका नाम पुष्कर द्वीप पड़ा है। अच्छा, आठवें। अच्छा चलिए, ये बताइए कि कौन कौन से द्वीप हमारे लिए विशेष है, जिनका विशेष आगमों में उल्लेख है। ऐसे कौन कौन से द्वीप हैं? अभिलाषा जी। पहले जम्बू द्वीप है, हम्म। फिर इसके बाद नंदीश्वर द्वीप है, और ये घाटकी खंड और पुष्कर द्वीप तो है ही, ढाई द्वीप। और हम्म। फिर इसके बाद जब नंदीश्वर द्वीप है, रुचिरगढ़ द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप के बाद रुचिरगढ़ द्वीप है, और एक और है 11वें नंबर का कुंडलवर द्वीप। कुंडलवर द्वीप। ये इनका उल्लेख। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। जम्बू द्वीप के मध्य में क्या है? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, मेरे ख्याल से सबका हैंड रेज हो जाना चाहिए इसमें तो। जम्बू सुमेरु द्वीप पर्वत। के मध्य में क्या है? सुमेरु पर्वत है। नहीं, जिससे पूछे उसी को बोलना है। जम्बू द्वीप के मध्य में क्या है? हाँ भाई, कहाँ है 100 लोग आजकल, जब से करनानी योग चला है ये,
तीन लोग की रचना का प्रकरण चल रहा है, तब से बहुत से लोग तो गायब हो गए हैं या बहुत से लोग मौन हो गए हैं। उषा जी, भारती जी, रेखा जी, कल्पना जी, नीता जी, अर्चना जी, दोसा, शोभा जी, मीरा जी, अनुज जी, भाई साहब। हाँ, आप लोगों के हैंड रेज नहीं हो रहे हैं ना। हाँ, मीरा जी बोलिए। क्या नाम है? मनी, मनी जी बोलिए। जम्बू द्वीप के मध्य में क्या है? उत्तर वैसे आ भी गया है। चलिए, अनीता जी बोलिए। मैंने हाँ मैडम, नमस्ते। जय जय जिनेन्द्र मैडम। मैंने एंडर्स नहीं किया मैडम, मैंने एंडर्स नहीं किया, वो अपने आप हो गया ऑटोमेटिक। नहीं तो मैंने हैंडरेस वालों से तो पूछा ही नहीं है अभी, तो जिनके हैंडरेस नहीं हुए हैं उनसे पूछ रही हूँ वो अच्छा। क्यों नहीं कर रहे हैं हैंडरेस, क्योंकि ये तो सबसे सरल प्रश्न है। जम्बू द्वीप के बीच में क्या है? सुमेरु पर्वत। हाँ, मनी जी, हो सुमेरु गया अनम्यूट आप? सुमेरु बोलिए। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत है दीदी, जय जिनेन्द्र। ठीक है, ठीक है, सुमेरु पर्वत है, ये ध्यान में हाँ रखिएगा। अब ये इसीलिए है ना, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं मैप कल बनवाऊंगी, क्योंकि उसमें पूरा 1 घंटा चाहिएगा। तो आप लोग सब अपनी अपनी कॉपी में मैप बनाना साथ में, तो ये सबको याद हो जाएगा। चलिए, अब ये जो द्वीप और समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, वो किस आकार के हैं? चौकोर हैं, ट्रायंगल हैं, किस किस आकार के हैं? आरती जी बोलिए। क्या बात है। चलिए, अनीता जी बोलिए। आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? क्या हो गया? दीदी चूड़ी के आकार के हैं सारे द्वीप। सारे द्वीप समुद्र सब चूड़ी के आकार के हैं? हाँ पक्का? पक्का। उत्तर बदलोगे तो नहीं अब आप? नहीं, जम्बू द्वीप तो थाली के आकार का है। हाँ, जम्बू द्वीप तो थाली के, और बाकी सारे द्वीप चूड़ी के आकार का है। चूड़ी के आकार के हैं, और कैसे हैं? दूने दूने विस्तार वाले हैं, है ना? चूड़ी के आकार के तो हैं, विस्तार लेकिन डबल डबल साइज के हैं। जम्बू द्वीप से दूनी डबल, दूनी। रात की खंड है इस तरह से, उससे डबल वो, उससे डबल वो, ऐसे सब डबल डबल आकार के हैं। ठीक है, सही उत्तर दूनी दिया आपने। दूनी। अच्छा, ये पूरे इसमें कितने, जम्बू द्वीप में कितने तालाब हैं और उनके नाम क्या है? तालाब कितने हैं, सरोवर, और उनके नाम क्या है? जम्बू द्वीप में कितने सरोवर हैं? बबीता जी। हाँ, हर बार बबीता जी पहले हैंड रेस कर लेते हैं आप, फिर हटा देते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, बोलिए अनीता जी। बेटे ये अपने आप हो रहा है जल्दी। मैडम मैं एंडर्स नहीं कर रही हूँ, पता चलिए, नहीं कैसे हो रहा निशा जी बोलिए। है, अपने आप हो जा रहा ये 7 तालाब है। हम्म। पद्म, महापद्म, दिग्गज, रुक्मणी और पद्म, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीक हम्म। और केसरी। हो गए 7? पद्म, महापद्म, हाँ। पद्म, महापद्म, दिग्गज, पुंडरीक, महापुंडरीक और नहीं, अभी 5 हुए हैं। महापुंडरीक, 5 हुए दीदी, चौथा याद नहीं। फिर पद्म, महापद्म, दिग्गज, पुंडरीक, महापुंडरीक और केसरी एक, छूट गया बीच में। हाँ, केसरी, केसरी, हाँ 6 केसरी, ठीक है, 6 तालाब है। महापुंडरीक और फिर पुंडरीक, ठीक है, बिल्कुल सही बोला हम्म। आपने।
जो पहला तालाब है पद्म तालाब, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई किसी को याद है? हाँ सुषमा जी बोलिए। जो पहला सरोवर है पद्म सरोवर, उसकी 1000 योजन तो वो लंबा है और 500 योजन चौड़ाई है उसकी, और उसकी जो गहराई है वो 10 योजन है। ठीक है, और क्या? मतलब सबसे और इसकी विशेषता ये है कि एक इस सरोवर पर एक कमल, 1 योजन विस्तार वाला कमल होता है उसके ऊपर, और और उस पर श्री नाम की देवी उस पर निवास करती है, मतलब उस कमल के ऊपर। और एक ही कमल होता है पूरे सरोवर में? हाँ, एक ही कमल होता है। फिर वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते फिर उनके जो योजन होते हैं उनके दुगने, फिर दुगने योजन का, जैसे महापद्म का 2 योजन का, ऐसे तिगिच का मतलब 4 योजन का, फिर क्रम से फिर घटते चले जाते हैं। तो हर हर कमल पर वो रहती है देवियां? हर कमल पे देवी हैं, जैसे पद्म पर श्री देवी, और महापद्म पर नहीं, वो अपने परिवारों के सहित रहती है ना, अकेली नहीं रहती, और वे अपने अपने परिवार के साथ रहती हैं। नहीं, फिर मैं समझ नहीं आया कुछ, आपने मतलब क्वेश्चन नहीं समझे थे। अकेले ही रहती हैं, पर उनके जो और भी कमल है वहां पर, दूसरे छोटे कमल, उनमें वो और छोटे कमल होते हैं वहां पर। हाँ, इसमें वहां दूसरे पर एक सामानिक देव, हाँ, वे सामान्य रहते हैं, पारिषद जाति के देव और रहते हैं। पारिषातिक देव, वे रहते हैं अपने अपने मतलब उनके परिवार सहित। दूसरे सरोवर है उसमें उनकी देवियों के नाम बता दीजिए। हाँ, श्री, ह्रीम, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। ठीक, बिल्कुल सही बोला आपने। और अच्छा, नदियों के नाम कौन बता सकता है? मंजू जी। गंगा, सिंधु, रोहित, 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 हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, और रूपकुला, सुवर्णकुला, रक्ता, रक्तोदा। एक गलत बताया। ऐसे ये 14 नदियां हैं। रोहित, रोहित दो सेम नाम नहीं है, रोहित रोहितास्या। रोहितास्या, हरिकांता। हाँ, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकुला, रूपकुला और रक्ता, रक्तोदा, ये नदियां। ठीक है, तो इसमें से जो पहले नंबर की नदियां हैं वो सब किधर बहती है? वो पूर्व दिशा में। हाँ, और दूसरे नंबर की? और दूसरे नंबर की पश्चिम दिशा में। ठीक है। अच्छा, भरत क्षेत्र को विभाजित करने वाली नदियों के नाम क्या हैं? भरत क्षेत्र को विभाजित करने वाली नदियों के नाम क्या हैं? चलिए गंगा, आरती जी सिंधु। बोलिए। हाँ, देर लगा दी आपने सोचने में। ठीक है, सही बोला आपने। हाँ, आरती जी बोलिए, एरावत क्षेत्र को विभाजित करने वाली नदियों के नाम। रक्ता रक्तोदा दीदी। रक्ता रक्ता, रक्तोदा से विभाजित। ठीक, बिल्कुल सही बोला आपने। नारी नरकांता। और ये सभी नदियां, इन नदियों के सहायक नदियां कितनी कितनी होती हैं? हाँ, अब बोलिए ललिता जी। नदी गंगा सिंधु के 14,000। हाँ, और और सीता, गंगा
सीता सीतोदा के 28-28 हजार। नहीं नहीं नहीं। 56। हाँ, रेखा जी बोली। दीदी इन नदियों की संख्या दुगनी दुगनी होती है। जैसे गंगा सिंधु की नदी 14,000 है, तो रोहित और रोहितास्या की 28,000। फिर हम्म तीसरे नंबर की कांता की 56,000। हम्म और फिर सीता सीतोदा की 1,12,000। फिर नारी नरकांता की 56,000। फिर कम होती जाएगी दीदी इससे, हाँ इसके बाद। और फिर स्वर्णकुला रुद्रकुला की 28,000। और फिर रक्ता रक्तोदा की 14,000। ठीक, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। भरत और ऐरावत जब काल बदलते हैं तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास किसका होता है? किसकी वृद्धि होती है और किसका ह्रास होता है? ये तो पता ही है ना सबको। हाँ, आरती जी बोली। दीदी जब वो उत्सर्पणी काल होता है तो उसमें आपके मतलब सुख की वृद्धि होती है और दुखों का ह्रास होता जाता है, और अपसर्पणी काल में फिर वो उल्टा होता है अपने, मतलब दुख बढ़ता है और सुख सुख कम होता है। ठीक। और तो दुख दुख और सुख में क्या क्या बढ़ता है, यही तो प्रश्न है। जैसे अवसर्पणी काल है ना अभी, क्या दुख बढ़ रहे हैं, क्या सुख कम हो रहे हैं, यही तो प्रश्न है। मतलब दुख है ये कि धर्म का भी ह्रास होता जाता है, और और आपने ये जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, शरीर है, सब चीजों का ह्रास होता है, उसमें सब कम होते जाते हैं ये सब। मतलब सबसे बड़ी बात तो जो देखने में आती है वो है आयु में ह्रास होता है ना। हाँ, आयु में भी। हाँ। आयु में ह्रास, अनुभव में ह्रास, शरीर के प्रमाण मतलब ऊंचाई में ह्रास, इन सब में तो स्पष्ट रूप से देखने में आता है ह्रास। ठीक है। अब ये उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल, ये कितने कितने होते हैं, ये सब पूछ चुकी हूं मैं पहले। हाँ, चलिए अब आ जाइए हमारे 33वें नंबर के सूत्र पर। जम्बू द्वीप की जब चर्चा हो गई हमारी, तो अब हम दूसरे खंड, दूसरा जो क्षेत्र है घातकी खंड और पुष्करवर द्वीप, इन दोनों की अब चर्चा कर रहे हैं। अभी तक जम्बू द्वीप की चर्चा पूर्ण हुई है, अब इसके बाद घातकी खंड और पुष्करार्ध या पुष्करवर द्वीप की चर्चा कर रहे हैं। तो 33वें नंबर के सूत्र से प्रारंभ हो रहा है। द्विर्घातकी खंडे, तीन सूत्र एक साथ लेंगे हम। द्विर्घातकी खंडे पुष्करार्धे च प्राग मानुषोत्तरा मनुष्याः। हाँ, सूत्र का वांचन करना है। जिन्होंने अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है और वो यदि चाहें तो वो सूत्र का वांचन कर सकते हैं। वंदना जी बोलिए। द्विर्घातकी खंडे पुष्करार्धे प्राग प्राग मनश्रोत्र मनुष्यः। ठीक है। द्विर्घातकी खंडे, पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं।
घातकी खंड नामक दूसरे द्वीप में, पहला द्वीप तो जम्बू द्वीप था, घातकी खंड नामक दूसरे द्वीप में क्षेत्र, कुलाचल, मेरू नदी आदि समस्त पदार्थों की रचना जम्बू द्वीप से दूनी दूनी है। घातकी खंड लवण समुद्र को घेरे हुए है, उसका विस्तार 4 लाख योजन है। उसके उत्तर पूर्व प्रांत में घातकी के वृक्ष हैं, मतलब आंवले के वृक्ष हैं, इसलिए उसे घातकी खंड कहते हैं, है ना। ये इसका नाम भी घातकी खंड उसके वृक्ष के कारण ही पड़ा है। अब ये जो दूसरे नंबर का क्षेत्र है, दूसरे नंबर का क्षेत्र घातकी खंड, है ना। पहला जम्बू द्वीप था, दूसरा घातकी खंड है। ये इसमें सब घातकी खंड नाम के दूसरे द्वीप में क्षेत्र, कुलाचल, मेरू नदी इत्यादि सब पदार्थों की रचना जम्बू द्वीप से दूनी दूनी है, सब चीजें डबल डबल है ना। जम्बू द्वीप के बीच में कौन सा मेरू था? सुदर्शन मेरू, है ना। अब जो ये घातकी खंड है, इसमें सब चीजों की दूनी दूनी रचना है, तो यहाँ पर दो सुमेरु हुए। तो हाँ, दो मेरु, 5 मेरु से 2 मेरु, 5 मेरुओं में से 2 मेरु घातकी खंड में है। कुल 5 मेरु है ना, हम मंदिर में दर्शन करते हैं तो वहां पर 5 मेरु लगे होते हैं, तो एक सबसे बड़ा रहता है और बाकी सब सामान्य आकार के रहते हैं। तो जो बीच में रहता है वह है सुमेरु पर्वत। वो कहाँ पर है? वो जम्बू द्वीप में। फिर उसके जो दो आसपास के हैं वो कहाँ पर है? तो वो घातकी खंड में। फिर उसके जो आसपास के हैं वो कहाँ पर है? तो वह पुष्करार्ध द्वीप में है। इसलिए 5 मेरु हैं। तो अब डबल डबल रचना है, तो डबल डबल रचना कैसे सिद्ध होगी? कि देखो, दूसरे द्वीप में क्षेत्र, पहला तो शब्द लिया है यहाँ पर क्षेत्र, तो कितना क्षेत्र है इसका? जम्बू द्वीप का कितना विस्तार है? 1 लाख योजन का। 1 लाख योजन। उससे डबल कितना हुआ? 2 लाख योजन। तो 2 लाख योजन। 2 लाख योजन का है, तो उसमें 1 लाख इधर और 1 लाख इधर है, ऐसा। पूर्व में 1 लाख और पश्चिम में 1 लाख, इस तरह से दो, मतलब उसकी चौड़ाई 2 लाख की है। ठीक है, उसकी चौड़ाई 2 लाख की है और वो पूरा चारों तरफ है, चूड़ी के आकार का है इसलिए। और उसमें 2 मेरु बने हुए हैं, एक पूर्व में मेरु है और एक पश्चिम में मेरु है। अभी 5 मेरु के नाम भी आएंगे। अपन ने पूजा में पढ़ा है ना, विजय अचल मंदिर कहा, प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदिर कहा, विद्युन्माली नाम पंचमेरु जग में प्रगट। ये हम पूजा में पढ़ते हैं। तो विजय मेरु, अचल मेरु, विद्युन्माली मेरु और सुदर्शन मेरु, है ना। ये 5 मेरु हो गए। तो उसमें से सुदर्शन मेरु तो बीच में है, आसपास में 2 मेरु हैं। और फिर ये क्षेत्र, फिर कुलाचल पर्वत भी यहाँ पर कितने हैं? जम्बू द्वीप में कितने पर्वत हैं? 6 पर्वत है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है मंजू जी, 6 पर्वत है। तो यहाँ पर कितने हुए? 12 पर्वत है, बिल्कुल डबल हो जाएंगे। कुलाचल मतलब पर्वत हो गया, मेरु तो मेरु एक था तो 2 हो गए। नदी, नदी कितनी थी जम्बू द्वीप में? है ना, नदी कितनी थी? हाँ बोलिए संगीता जी। 14 नदियां थी दीदी, 14। 14 नदी है? हाँ दीदी, हाँ जी, पक्का? 14 थी ना। हाँ, गंगा, सिंधु, सीता, सीतोदा, रोहित, रोहितस्सा, हरि, ठीक। अब हरिकांता, यहाँ पर रूप, कितने हुए? कुल्य, सूर्य। घात की खंड में क्या कितने? दीदी? क्या? 28 हो गई ना, 14 इधर और 14 उधर, इस तरह से 28 नदियां घात की खंड में हो गई। ठीक है, हाँ तो हर दीदी। चीज यहाँ पर डबल डबल होगी। अब ये घात की खंड, ये तो हमको पता ही है, अपन ने देख लिया था, शुरू ही दिन नक्शा समझा था। तो लवण समुद्र